5 मई 2025 इंडोनेशिया के चियांजूर जिले का एक छोटा सा गांव। सुबह की शांति अचानक एक आदमी की जोरदार चीख से टूट गई। झाड़ियों के पास खड़ा वो आदमी इतनी घबराहट में चिल्ला रहा था कि आसपास मौजूद हर इंसान चौंक गया। सबकी नजर उसी तरफ चली गई। उसके कांपते हुए हाथ झाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे। वो चिल्ला रहा था कि उसे इंसानी हड्डियां मिली हैं। कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। लोग डर के बावजूद उस जगह की तरफ भागने लगे। कई औरतों ने अपने बच्चों की आंखें ढक ली, लेकिन हर किसी को जानना था कि आखिर वहां क्या है, और कोई खुद को देखने से रोक नहीं पा रहा था। झाड़ियों के अंदर जो पड़ा था वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। ये वो साफ सफेद हड्डियां नहीं थी जो अक्सर क्लासरूम के स्केलेटन में दिखती है। इनका रंग काला पड़ चुका था, जैसे शरीर खुली हवा में पड़ा रहा हो और धीरे धीरे सड़ता गया हो। हवा में इतनी तेज बदबू फैली हुई थी कि कई लोगों को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मक्खियां और कीड़े उस गंध से खींचे चले आ रहे थे, जिससे वहां खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। किसी ने फौरन अपना फोन निकाला, उस डरावने नजारे की रिकॉर्डिंग की और वीडियो सीधे पुलिस को भेज दी। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी दिन थोड़ी देर बाद एक और चीख गांव में गूंज उठी। इस बार एक आदमी नदी में कचरा फेंक रहा था। प्लास्टिक के कचरे के बीच उसकी नजर किसी अजीब सी चीज पर पड़ी। दूर से वो काले रंग की किसी पाइप जैसी लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उससे हड्डी जुड़ी हुई है। सुबह की घटना याद आते ही उसने भी बिना देर किए पुलिस को खबर कर दी। जब अधिकारी दोनों जगह पहुंचे तो सामने का मंजर सिहरन पैदा करने वाला था। इंसानी शरीर के हिस्से अलग अलग जगह पर पड़े थे। खोपड़ी, जबड़ा, पैर और हाथ सब काले पड़े हुए, जैसे जलाए गए हों। गांव के लोगों ने कुछ हिस्से इकट्ठा कर दिए थे ताकि समझ सकें कि आखिर यहां हुआ क्या है। पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उन सभी लोगों से बात की जो सबसे पहले वहां पहुंचे थे। शुरुआती जानकारी से अंदाजा लगा कि जिस इंसान के ये अवशेष थे उसकी मौत को कई दिन बीत चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबको परेशान कर रहा था, अगर इतना भयानक कुछ हुआ तो किसी ने देखा क्यों नहीं? पुलिस ने पूछना शुरू किया कि क्या हाल ही में गांव से कोई गायब हुआ है। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। किसी के अचानक गायब होने की बात भी याद नहीं आ रही थी। तभी कुछ पल की खामोशी के बाद एक औरत धीरे से बोली, एक इंसान है जिसे हमने कई हफ्तों से नहीं देखा, लिलीज। 51 साल की लिलीज गांव में काफी मिलनसार और एक्टिव मानी जाती थी। कम्युनिटी के हर काम में आगे रहती थी और किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले नजर आ जाती थी। अब उसका यूं अचानक गायब होना अजीब लगने लगा था। पुलिस ने लोगों से कहा कि उन्हें उसके घर ले जाया जाए। जब वो लोग वहां पहुंचे तो घर बंद था। कई बार आवाज देने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बाहर से देखने पर घर खाली लग रहा था, लेकिन कुछ तो गलत था। घर के अंदर से सड़ते हुए शरीर की तेज बदबू बाहर तक आ रही थी। गांव वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, हर किसी ने अपनी नाक ढक ली। बदबू इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। घर बाहर से भले ही खाली दिख रहा था, लेकिन अंदर घुसते ही एक इन्वेस्टिगेटर की नजर अंधेरे कोने में हुई हल्की सी हरकत पर पड़ी। उस घर के अंदर कोई मौजूद था। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आपको दुनिया भर से क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की दिलचस्प कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। घर के अंदर छिपे हुए दो लोग पाए गए। एक 31 साल की औरत यांती रुस्तिनी और उसका 60 साल का पिता छाया। पुलिस ने दोनों को फौरन हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में यांती और छाया ने साफ इनकार किया कि उनका मौत से कोई संबंध है। उनका कहना था कि वो भी बाकी लोगों की तरह ही हैरान और उलझन में है। लेकिन सावधानी के तौर पर पुलिस ने उनके फोन जब्त कर लिए और उसमें मौजूद डेटा चेक करना शुरू किया। जो सामने आया उसने अनुभवी पुलिस अधिकारियों को भी झकझोर दिया। यांती के फोन में 22 अप्रैल 2025 की तारीख वाली कुछ तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में एक औरत जमीन पर पड़ी थी। पहचान से साफ पता चल रहा था कि वह लिलीज थी।
उसका सिर काला पड़ चुका था और चेहरा इतनी बुरी तरह बिगड़ा हुआ था कि देखना मुश्किल था। डरावनी बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक और फोटो में 3 साल की बच्ची सिति नूरहयाती, यांती की अपनी बेटी, भी उसी भयानक हालत में थी। ये तस्वीरें किसी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ रही थी। यांती ने अपने ही जुर्म की तस्वीरें खुद संभाल कर रखी थी। तो आखिर यांती ने इतना भयानक जुर्म क्यों किया, इसे समझने के लिए हमें उसका अतीत जानना पड़ेगा। यांती का जन्म चियांजूर में लिलीज और चायाह के घर हुआ। बचपन से ही उसे पता था कि उसके जैसे बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए मौके बहुत कम होते हैं। उसका परिवार अमीर नहीं था और घर में साधारण तरीके से गुजारा होता था। माँ पिता दोनों काम करते थे ताकि घर चल सके। 3 बच्चों में सबसे बड़ी होने के कारण यांती ने पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया। उसे उम्मीद थी कि पढ़ लिख कर वो गांव की तंगी से बाहर निकलेगी और अपने लिए बेहतर जिंदगी बनाएगी। लेकिन वो मौके कभी आए ही नहीं। आखिरकार उसकी शादी हो गई। हालांकि उसके पति के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। यांती अपने माता पिता के घर में ही रहने लगी, अपनी 3 साल की बेटी सिति के साथ, और अब भी उस जिंदगी की तलाश में थी जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन यांती के दिल में ये बात धीरे धीरे गहरी चोट पहुंचा रही थी कि उसकी माँ उसके भाई बहनों को उससे ज्यादा प्यार करती है। लिलीज यांती के छोटे भाई बहनों के ज्यादा करीब थी। उनके नाम और आज वो कहाँ है, ये जानकारी सामने नहीं आई, शायद उनकी प्राइवेसी बचाने के लिए। सबसे बड़ी होने के बावजूद यांती खुद को परिवार के प्यार से दूर महसूस करती थी। वो देखती रहती कि उसकी माँ भाई बहनों पर ज्यादा ध्यान देती और उनके साथ बहुत घुल मिल कर रहती है, जबकि उसे ऐसे ट्रीट किया जाता जैसे वो उस परिवार की हिस्सा ही ना हो। और यही नहीं, लिलीज उसे लोगों से अलग रखने की कोशिश करती और हर बात पर उसकी बुराई करती, जिसे लिलीज मजाक या छेड़ना कहती। असल में वो लगातार दिए जाने वाले कमेंट्स थे, खासकर यांती के दिखने और उसके सामाजिक व्यवहार को लेकर। लिलीज अक्सर उसकी तुलना दूसरों से करती और कहती कि दूसरे लोग उससे ज्यादा अच्छे दिखते हैं। लिलीज यांती पर हर चीज को लेकर लगातार दबाव डालती थी, उसकी पढ़ाई, उसका लव लाइफ, यहाँ तक कि अपनी बेटी सिति को कैसे पाला जाता है उस पर भी। लिलीज अपनी पोती सिति नूरहयाती पर यांती की तुलना में ज्यादा ध्यान देती थी, जो यांती को पसंद नहीं था, क्योंकि वह चाहती थी कि उसे अपनी माँ का ध्यान और प्यार मिले। और ऊपर से हालात को और बुरा बनाते हुए लिलीज परिवार के पैसे पर पूरा कंट्रोल रखती थी। जब छाया ने अपने बढ़ते कर्ज चुकाने के लिए कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश की तो लिलीज ने साफ मना कर दिया। बस यही मना करना फौरन वो आखिरी वजह बन गया जिसने पिता और बेटी दोनों को उनके भयानक प्लान की तरफ धकेल दिया। सालों से अंदर जमा गुस्सा और निराशा यांती के मन में था, लेकिन जिस पल उसने अपनी माँ को मारने का फैसला किया और खासकर अपनी मासूम बेटी को मारते समय वो एक ऐसा कदम उठा गई जो किसी भी पुराने दुख या परेशानी से सही नहीं ठहराया जा सकता। शुरुआत में यांती ने सोचा कि वो यह काम अकेले करेगी, लेकिन जैसे ही वो सोचने लगी कि शव को कैसे निपटाया जाएगा, उसे एहसास हुआ कि उसे मदद की जरूरत होगी। और यही वो वक्त था जब उसने अपने पिता चायाह को अपना प्लान बताया। चायाह का पूरा बैकग्राउंड अभी भी ज्यादातर अनजान है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि वो पैसे की तंगी में डूबा हुआ आदमी था। उसने अलग अलग जगहों से 90 मिलियन रुपए का कर्ज लिया हुआ था, जिनमें खतरनाक लोन शार्क्स भी शामिल थे। काम करने के बावजूद उसका पैसा कभी घर नहीं पहुंचता था। पैसा कहाँ गया ये किसी को पता नहीं था। कर्ज पर बढ़ती ब्याज की वजह से वह दबाव में था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जब यांती ने अपने पिता से मां को मारने में मदद मांगी तो चायाह ने पहले फौरन मना कर दिया। उसका डर साफ था, अगर पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। लेकिन यांती जानती थी कि पिता को मनाने के लिए क्या बोलना होगा। यांती ने कहा कि आप उसके जेवर ले सकते हैं। वो लिलीज के सोने की चेन और कंगन की बात कर रही थी जो 63 ग्राम का था और छाया के पूरे कर्ज को चुकाने के लिए काफी था। वही जेवर जिसे लिलीज ने पहले उधार देने से मना कर दिया था, कहते हुए कि वो विदेश में काम कर रहे दूसरे बच्चों के लिए रखी हुई हैं। और बस यही एक बात छाया के लिए आखिरी फैसला बन गई। लालच ने उसके पिता होने और सही गलत की सोच को पूरी तरह खत्म कर दिया। हत्या 21 अप्रैल 2025 की रात को हुई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये 22 अप्रैल की रात भी हो सकती है। पिता और बेटी ने अपना भयानक काम करने की तैयारी शुरू कर दी।
उन्होंने चाकू, कैंची और तेज हथियार इकट्ठा किए, अगर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करने के लिए। उस शाम यांती ने अपनी बेटी के लिए मां होने का आखिरी काम किया। उसने अपनी 3 साल की बेटी सिति नूरहयाती को सुलाया, उसे लोरी सुनाई और पास रखकर तब तक गले लगाया जब तक बच्ची की सांसें गहरी और शांत नहीं हो गई। बस तभी यांती धीरे धीरे कमरे से निकली और अपनी मां के कमरे की तरफ बढ़ी। छाया वहां इंतजार कर रहा था। छाया धीरे धीरे दबे पांव बिना कोई आवाज किए बिस्तर के सिर वाले हिस्से की तरफ गया और अचानक लिलिज के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। ठीक इसी समय यांती भी तेजी से अपनी सोती हुई मां के ऊपर चढ़ गई। यांती ने पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से लिलिज का गला दबाना शुरू कर दिया। इस हमले से लिलिज जाग गई और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पति और बेटी से लड़ रही थी, रहम की भीख मांग रही थी और सांस लेने के लिए तड़प रही थी। लेकिन छाया ने उसके हाथ कसकर पकड़ रखे थे और यांती पूरी ताकत से उसका गला घोंट रही थी। लिलिज ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसका शरीर हिलना बंद कर दिया। फिर भी यांती ने उसे नहीं छोड़ा और लगातार उसका गला घोंटना जारी रखा जब तक लिलिज की आंखें बंद नहीं हो गईं। जैसे ही लिलिज मर गई, छाया ने फौरन उसके जेवर उतारने शुरू कर दिए। उसने उसकी अलमारी खंगाल दी, सारा पैसा और सोना ले लिया। उसे बस अपना कर्ज चुकाना था। छाया ने यांती की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर राहत या खुशी नहीं, सिर्फ डर था। यांती फुसफुसाई कि अगर सिति उठ गई और रो पड़ी, उसकी रोने की आवाज पूरे गांव को जगा देगी। इस सोच ने यांती के दिमाग में एक और भयानक प्लान तैयार कर दिया। बिना कुछ सोचे या एक पल की भी देर किए वो सीधे अपनी सोती हुई बेटी के कमरे की तरफ भागी और 3 साल की मासूम बच्ची की भी गला दबाकर हत्या कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी मां को मारा था। दोनों लाश 4 दिन तक घर में ही पड़ी रहीं और धीरे धीरे सड़ने लगी। बदबू इतनी भयानक हो गई कि यांती और छाया को फौरन सबूत मिटाने के लिए काम करना पड़ा। उनका पहला कदम था शरीर को काटना। उन्होंने दोनों शवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, हाथ, पैर, सिर और अंदरूनी अंग। लेकिन टुकड़ों में भी वो साफ तौर पर इंसानी अंग ही लग रहे थे। अगर कोई देख लेता तो आसानी से पहचान जाता। इसलिए उन्होंने अपने इस भयानक काम को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने हर टुकड़े का चमड़ा निकाल दिया, मांस और चमड़ी अलग कर दी, ताकि बस खून से सना मांस और हड्डियां ही बचें। एक एक करके शरीर के हर अंग के साथ ऐसा किया, पूरे ध्यान से, जैसे कोई अनुभवी कसाई काम करता है। उन्होंने जल्दबाजी में पूरे घर में जमा खून को साफ किया, लेकिन कई जगह खून के धब्बे और मांस के छोटे छोटे टुकड़े रह गए, जिनसे इतनी तेज बदबू फैल गई कि बाद में पड़ोसियों का ध्यान उसी पर गया। तब उन्हें समझ आया कि सिर्फ चमड़ी के बचे हिस्सों को कहीं फेंक देना भी आगे चलकर मुश्किल खड़ी कर सकता है। उन्हें एहसास हुआ कि सड़ते मांस की बदबू पड़ोसियों का ध्यान खींच सकती थी, इसलिए उनका एक ही हल था, सब कुछ जलाना। उन्होंने घर में ही शरीर के कटे हुए टुकड़ों को जला दिया। जलते मांस की बदबू अब उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने जुर्म के सबूत मिटाने पर था। जब आग पूरी तरह बुझ गई, उन्होंने बड़ी हड्डियों को इकट्ठा किया और गांव के अलग अलग जगहों में बिखेर दिया, कुछ झाड़ियों में, कुछ नदी में, ताकि लाश के हिस्सों को जोड़कर पहचानना मुश्किल हो जाए। सबूत मिटाने के लिए इतना सब करने के बाद भी यांती से एक बड़ी गलती हो गई, जिसने पुलिस को फौरन उनके खिलाफ सबूत दे दिया। शायद वही बिगड़ी हुई मानसिकता जिसने उसे हत्याओं के लिए प्रेरित किया था। यांती ने अपने गुस्से और नाराजगी में सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। उसने अपने फोन से अपनी मां के मरे हुए शरीर की तस्वीरें खींची। गला दबाने के बाद की उभरी हुई भयानक आंखें, नीली पड़ चुकी त्वचा, ये सब मौत के साफ सबूत थे जो उसके फोन में सेव थे। उसने जले हुए शरीर के हिस्सों की तस्वीरें भी ली, जिसमें उसकी मां का जल चुका सिर, हाथ और पैर शामिल थे। उसने अपनी बेटी की लाश की तस्वीरें भी खींची। हत्या करने के कुछ दिन तक यांती और छाया शायद ही घर से बाहर निकले। छाया सिर्फ तब बाहर गया जब उसने लिलिज के गहने बेचकर अपने कर्ज चुकाए। कर्ज चुक जाने के बाद दोनों घर में ही बंद रहे, चारों तरफ मौत और सड़न की बदबू के बीच। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम कर दिया है, लेकिन उन्होंने इंसानी फैक्टर को नजरअंदाज किया। पड़ोसी सोच रहे थे कि ऐसी औरत जो इतनी मिलनसार और बातूनी थी,
अचानक कहाँ चली गई। जब गांव वालों ने यांती और छाया से लिलिच के बारे में पूछा तो दोनों हमेशा यही कहते, हमें नहीं पता वो कहाँ गई। दिन बीतते गए। पिता बेटी को लगा कि अब उन्हें पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। तभी उनकी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पुलिस कुछ गांव वालों के साथ आई थी। यांती और छाया कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने घर में घुसकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लिलिच के गायब होने के बारे में पूछताछ में दोनों ने किसी भी तरह के जुर्म से इनकार किया और कहा कि वो खुद भी नहीं जानते कि लिलिच कहाँ गई। लेकिन उनकी झूठ तब फेल हो गए जब इन्वेस्टिगेटर्स ने यांती का फोन देखा। ये डरावने सबूत कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को गुस्से में गाली देने पर मजबूर कर दिया, जबकि कुछ को तो उल्टियां आ गई। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स तो इतने सदमे में थे कि वो यांती या छाया की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वो खुद अगले शिकार न बन जाए। इतना सबूत सामने देखकर यांती को समझ आ गया कि अब उसे अपने आप को कानून से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इंडोनेशिया में क्रिमिनल कोड का आर्टिकल 44 कहता है कि अगर किसी इंसान को कुछ मानसिक रोग है और वो सही और गलत का फर्क नहीं समझ पा रहा तो उसे अपराध की पूरी जिम्मेदारी से छूट दी जा सकती है। यांती इस कानूनी कमजोरी को जानती थी। जब पुलिस ने पूछा कि उसने अपनी माँ और बेटी की हत्या क्यों की तो उसने कहा कि जेंड्रो ने मुझे ऐसा करने को कहा। जेंड्रो इंडोनेशियाई फोक टेल का एक जंगल का भूत है जो अकेली महिलाओं या ऐसी औरतों जिनके पति उनसे दूर रहते हैं उन्हें बहकाता है। जो लोग माइथोलॉजी जानते हैं वे तुरंत समझ जाते हैं कि यांती का ये बयान कोई सेंस नहीं रखता। जेंड्रो कभी किसी को हत्या करने का आदेश नहीं देते। इंट्रोगेशन रूम में जब इन्वेस्टिगेटर्स ने यांती के झूठे बयान को चैलेंज किया और उसके खिलाफ ढेर सारे सबूत दिखाए तो यांती ने इधर उधर की बातें करना बंद कर दिया। साइकोलॉजिकल जांच पहले ही बता चुकी थी कि वो दिमागी तौर पर ठीक है और अपने कामों की पूरी जिम्मेदारी ले सकती है। चाकू, कैंची, गहने और अपने फोन में भरे फोटो को एविडेंस के तौर पर देखकर यांती ने फौरन अपना अपराध कबूल कर लिया। सालों की साइकोलॉजिकल प्रेशर, माँ से प्यार की कमी और हमेशा ये महसूस करना कि उसकी माँ ने उसे कभी सच में प्यार नहीं किया यांती को टूटने के कगार तक ले गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने लिलिच की हत्या कर दी, गला दबाया, शरीर के टुकड़े किए, चमड़ी उतारी और बाकी हिस्सों को जला दिया। और उसकी मासूम बेटी सिति नुरहयाती वो बस गलत समय पर गलत जगह पर थी। यांती और छाया ने 3 साल की बच्ची की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि उन्हें डर था कि बच्ची उठकर रोएगी और पड़ोसियों को कत्ल के बारे में पता चल जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि एक 3 साल की बच्ची से उन्हें किस तरह का कोई खतरा हो सकता था। एक मासूम बच्ची की जिंदगी खत्म हो गई अपनी ही माँ और दादा के हाथों, बदले और लालच के नाम पर। इस केस की जांच अब भी चल रही है और मीडिया कवरेज काफी कम है। दर्ज आरोपों के मुताबिक दोनों आरोपी को बच्चे की सुरक्षा और सोच समझकर हत्या के कानूनों के तहत सजा हो सकती है। इन आरोपों के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मौत की सजा या उम्र कैद है, साथ में 20 साल की अतिरिक्त जेल भी हो सकती है। लेकिन यह केस परिवार के रिश्तों और अपनी जिम्मेदारी के बारे में बहुत जरूरी सबक देता है। हम ये मानने से इनकार नहीं कर सकते कि बचपन के अनुभव हमें बनाते हैं, लेकिन वो हमारे फैसलों को तय नहीं करते। यांती और छाया के पास हर कदम पर ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना। यांती मदद ले सकती थी अपनी मानसिक सेहत के लिए, घर से बाहर जा सकती थी अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ से सीधे बात कर सकती थी या रिश्ता तोड़ सकती थी। चाहे आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सहा हो, आखिर में हमारे फैसले और हमारे चुनाव ही तय करते हैं कि हम कौन हैं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।